जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये पार्ट 1 है। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके टोटल चैप्टर्स जो आपने पढ़ने हैं मेरे साथ। डेफिनेटली आपने पीछे काफ़ी पढ़ लिए होंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली कह लें कि पार्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। आपने क्लास 9 में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी होगी और उसमें एटमॉस्फेयर आएगा और वाटर आएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो वाटर का चैप्टर है वो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, लेकिन अभी हम एटमॉस्फेयर पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो एटमो वाला स्फेयर पढ़ेंगे, यानी कि जो ज़मीन है उसके गिर्द आपको नज़र आएगा गैसों का गलाफ। बहुत सी गैसेस नज़र आएंगी, इसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब गैसों में आपको याद होगा ऑक्सीजन लाइफ गैस है, जो कि फ़ीसद अगर हम बात करें तो 21% बनती है, जबकि नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो वो 78% बनती है। बाकी आती हैं ये दोनों 99% बनती हैं, और बाकी आप कह लो कि जो 1% है उसमें सब गैसेस आती हैं, जिनमें वाटर का भी एक रिस्पेक्टेबल वैल्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिस्पेक्टेबल वैल्यू रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सी गैसेस हैं जिनमें अमूमन आपने कोई भी गैस के बारे में जानते हैं 1% से बिलो की रैंक में ही आती है। बहरहाल 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है। वेपर्स जो है, आर्गन वैसे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एटमॉस्फेयर में गैस है, इतना मैं आपको बताऊं, लेकिन इसका मुकाबला वाटर वेपर से लगा रहता है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो हैं आप कह लो कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। ह्यूमिडिटी लेवल कभी हवा में कम ज़्यादा, कभी बादल कम ज़्यादा, तो इसलिए आर्गन थर्ड नंबर पे है। बहरहाल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये काबिल गौर गैसेज हैं जो कि अमूमन साइंसदान बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहला सवाल होगा कि 4 नेचुरल सिस्टम के नाम बताएं। सो व्हाट आर 4 नेचुरल सिस्टम्स, ये एक क्वेश्चन होगा जिसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, इसके ऊपर बात है। ठीक है, ये 4 हमारे पास एक स्फेयर्स मौजूद हैं अराउंड द अर्थ। ये जितनी ज़मीन है इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जितने भी पानी का गलाफ है ज़मीन के ऊपर उसको हाइड्रोस्फेयर कहा जाएगा, और गैसों के गलाफ को कहा जाएगा एटमोस्फेयर। जबकि बायोस्फेयर लिविंग क्रीचर्स जो इस गलाफ के अंदर रहते हैं उनको बायोस्फेयर में काउंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी तो शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, आखिर अब बता दिया थोड़ा सा मैंने वैसे आपको भी, और इसके अलावा कुछ मज़ीद बातें करूँगा आपसे। ग्रीन ब्लॉक की बातें होंगी, वो बहुत सी बातें करूँगा। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर हम बातें करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को थॉरली याद करवा दूंगा। आप प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस को देखिएगा ज़रूर। इसमें मैं आपको सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स को याद करवा दूंगा विद इन टाइम। फिर हम कुछ लेयर्स के ऊपर बहस भी करेंगे, जिनमें ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। उसके अलावा मैं आपसे जब लेयर्स की बात कंप्लीट कर लूँगा तो फिर कुछ बात करेंगे एटमॉस्फेयर को ख़राब करने वाले कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनको जिनको काबिल गौर हैं, जो स्टडी करनी चाहिए जिनके ऊपर। उनमें प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे, उसके ऊपर एक सवाल बनेगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। फिर ये भी देखेंगे कि आखिर ये पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से सोर्सेज हैं इनकी। और डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन्स के पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये पोल्यूटेंट तो ख़तरनाक पोल्यूटेंट है जो कि आपकी बर्फ़ को भी पिघला रहा है। तो इसके इफेक्ट्स काफ़ी हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग शॉर्ट सब के बारे में बताएंगे। हम आपने हमारे साथ रहना है। बहरहाल ये कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या असरात हैं और क्या कर सकती है, इसके बारे में ग्रीन बॉक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर्स का सवाल बोर्ड में आया था, ये क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी रहेगी इस चैप्टर में। फिर आएंगे कुछ सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनके भी हम सोर्सेज के बारे में पढ़ लेंगे, उनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर हम नाइट्रोजन को भी पोल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके बारे में भी स्टडी करके जानेंगे कि आखिर कौन कौन से इनके पोल्यूटेंट्स ख़तरनाक हद तक हैं एटमॉस्फेयर में। सो टेस्ट योरसेल्फ भी मैंने करवा दी हुई है, आप लिखिएगा टेस्ट योरसेल्फ 14.2 स्पेस GS अकेडमी यूट्यूब सर्च बार पर, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिर रोल ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल को भी देखेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। वैसे गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही होती है, आपको पता होगा। बहरहाल एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ये भी एक टॉपिक होगा जिसमें हम देखेंगे कि अगर पोल्यूटेंट्स हवा में ज़्यादा हो जाए तो फिर तेज़ाबी बारिश होती है जनाब, और जब तेज़ाबी बारिश हो तो फिर दरख्तों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। बहरहाल ये हमारे पास एसिड रेन के मुताल्लिक कुछ बातें होंगी जिनमें हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड ये वो बहुत कुछ पढ़ेंगे।
फिर आखिर में हम पढ़ेंगे ओजोन, जिसकी वजह से आपको आसमान नीला नज़र आता है। इट्स अ O3 गैस, इट्स अ वेरी हम्बल फाइन वेरी गुड गैस, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर रहे तो नीचे आएगी तो पॉइजनस गैस है, इंसानों को मार सकती है। बहरहाल ओजोन गैस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये कम क्यों हो रही है। डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, ये कम क्यों हो रही है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्ट्स भी हैं। ओजोन कैसे बनती है, कैसे टूटती है, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ओजोन होल क्या होता है, अंटार्कटिका में ओजोन होल देखा गया, कब देखा गया, क्यों देखा गया, क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, मलेरिया बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, स्किन कैंसर होगा, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। पर ये है हमारा चैप्टर जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम मज़ीद सोचें समझें और जानें तो कुछ MCQs भी मैंने आपको करवाए हैं एक्सरसाइज के, वो भी आप देख सकते हैं। आप लिखें एक्सरसाइज MCQs चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 14। तो आप स्पेस GS अकेडमी लिखें तो आपको इंशाल्लाह वो वीडियो टॉप पे रैंक करती हुई नज़र आएगी, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं, आप उनको भी फॉलो करके देख सकते हैं, सोच समझ के पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है चैप्टर एंड हो गया, लेकिन अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। सो पहला सवाल मैंने आपको करवा दिया था, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 4 नेचुरल सिस्टम है। बोर्ड में एक दफ़ा MCQ है, नेचुरल सिस्टम कितने होते हैं, तो स्टूडेंट सोचने लग जाता है आई डोंट नो कितने होते हैं, बड़ा ये 4 होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर। बड़ा याद रखें, आपको एक और सवाल आएगा, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो आपने कहना है ये एक एनवेलप है गैसेस का ज़मीन के गिर्द, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये कह लें कि ज़मीन की सरफेस से कंटिन्यूली जा रहा है और 99% एटमॉस्फेरिक गैसेस तकरीबन 30 किलोमीटर में है। जैसे लेट्स से दैट ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अंदर ये अर्थ है हमारे पास, और ये लेट्स से दैट 30 किलोमीटर का एरिया है। 30 किलोमीटर, यहाँ पे 99% आ गई। आप तो ऊपर चले जाओ, जितना मर्जी ऊपर जा सकते हो, लेकिन 30 किलोमीटर में आपको 99% एटमॉस्फेयर मिलेगा। दैट्स अ बिग डील। और अगर हमारे पास 11 किलोमीटर ऊपर आ रहे हो आप, राइट, 30 किलोमीटर नहीं आ रहे, सिर्फ 11 किलोमीटर ऊपर आ रहे हो, 11 किलोमीटर ऊपर आ रहे हो, सिर्फ 11 किलोमीटर, तो इसमें आपको मिलेगा 75 एटमॉस्फेयर, 75% एटमॉस्फेयर, 75% एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा 11 किलोमीटर के अंदर। और इसके अलावा आपको मिलेगा 30 किलोमीटर के अंदर 99% एटमॉस्फेयर। यानी कि 99% का मतलब है कि 30 किलोमीटर से ऊपर जाओगे ज़मीन को छोड़कर तो फिर एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओगे, राइट। तो 30 किलोमीटर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, मैंने बता दिया था, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 20% है, आर्गन जो है वो 0.93% है। याद रखिएगा, बोर्ड में MCQ आपको आ सकता है ये, इट्स अ बिग डील, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% मैंने आपको बताया था कि ये है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसमें आपको मैं एक और चीज़ मज़े की बता दूं आज के लेक्चर में कि जो सनलाइट है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, राइट। जैसे लेट्स से दैट ये हमारे पास हमारी ज़मीन है और ये सूरज है जो चमक धमक रहा है, तो यहाँ से आती हैं कुछ रेडिएशंस टुवर्ड्स द अर्थ जो कि शॉर्टर वेवलेंथ लगती हैं। तो होता यह है कि जो सोलर एनर्जी है, वो जो अर्थ सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हीट में ट्रांसफ़र कर देती है लॉन्गर वेवलेंथ में। यानी कि जब ये वेवलेंथ आती हैं और आके जब ज़मीन की सरफेस से टकरा जाती हैं तो ज़मीन की सरफेस भी गर्म हो जाती है और फिर हीट बनती है, तो हीट की वेवलेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जो सूरज से आई थी वेव्स वो थी शॉर्टर, उनका लैम्डा थोड़ा था लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी कम थी। लेकिन जब ये टकरा गई, हीट बन गई, यही जो है वेवलेंथ जो है वो फिर डेफिनेटली बढ़ जाएंगी और ये हीट की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि जब वो सूरज की रोशनी आती है सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जवाब गलत होगा। क्यों, कैसे, हम इस पर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि 32% जो है वो रिफ्लेक्शन ही हो जाती है लाइट की। यानी कि जब सूरज की रोशनी आती है तो एटमॉस्फेयर आपको पता है 30 किलोमीटर में छाया हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है रोशनी को, नीचे ज़मीन की सतह तक आने नहीं देता है। 32% तो रिफ्लेक्शन हो जाती है। 6% जो है वो डेफिनेटली कुछ हीट में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी तो हो जाएगी ना। तो 6%, 32% तो एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट कर दी, 6% ज़मीन ने भी रिफ्लेक्ट कर दी, तो हीट में ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई। तो फिर 26% being reflected back into the space of because clouds, gases and other dust particles। तो ये जो 32% जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, 32% में से आप कह लो कि जो 26% है वो एटमॉस्फेयर कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो लफ्ज़ है, और 6% जो है वो ये कर रहा है अर्थ की सरफेस, ठीक है। तो
तो ये बातें याद रखनी। क्लाउड्स, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन 26% कर रही हैं, जबकि जो अर्थ की सरफेस है वो रिफ्लेक्शन 6% कर रही है। तो टोटल रिफ्लेक्शन आप काउंट कर लो 32% बन जाती है। यानी रिफ्लेक्शन जो है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है विदाउट एनी यूजेज, वो तो सिर्फ 32% है भाई। सो दैट्स अ बिग डील। तो आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है रिफ्लेक्शन कितने फ़ीसद होती है। उसके अलावा फिर 32 में डेफिनेटली तो 32 तो ये हो गई ना, पीछे जो रह गए वो तकरीबन 68% रह गए। तो फिर 18% जो लाइट है वो एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। यानी ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। रिफ्लेक्ट 26% करता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन जो एब्जॉर्ब है वो कितनी करता है, 18% करता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है पॉन्डर के लिए। बाकी डेफिनेटली 18 + 32 कितने हो गए, 50% हो गए। बाकी 50% रह गया ना सनलाइट। 50% सनलाइट तो कहाँ निकल गई, रिफ्लेक्शन में निकल गई और एब्जॉर्प्शन में निकल गई। अभी ज़मीन तक नहीं पहुँची है। ज़मीन तक बड़ा जो पहुँची है 6% मैंने वैसे रिफ्लेक्ट भी करवा दी है, लेकिन 50% जो है वो जो ज़मीन तक आ जाती है वो एब्जॉर्ब होती है। आपकी फसलें पकती हैं, आपको हीट मिलती है, ज़मीन गर्म होती है, और सबसे बढ़कर वो जो पानी आपको पता है वेपर बनता है, तो वो भी तो डेफिनेटली हीट से ही बनता है ना। सो एनर्जी रेडिएटेड एज हीट एनर्जी फॉर लॉन्गर वेवलेंथ विच इज़ एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और फिर डेफिनेटली जब ये, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब ये हीट सनलाइट आती है शॉर्टर वेवलेंथ और पानी से टकराती है और ये आई डोंट नो ज़मीन से टकराती है, हीट बन जाती है। हीट जब जा रही होती है ना, वेवलेंथ, हीट की वेवलेंथ जा रही होती है, तो उसको पानी भी ब्लॉक कर रहा होता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लॉक कर रही थी कि भाई मत जाओ भाई, हीट डोंट गो अवे, ना जाओ ज़मीन से। तो लिहाजा ये आपने याद रखनी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हीट को जाने नहीं देते हैं, बचा लेते हैं। तो ये थे हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का टॉपिक, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया अबाउट दी परसेंटेज वैल्यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मैंने आपको सवाल करवाया है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होगी। इसके अलावा बताया 30 किलोमीटर में कितना एटमॉस्फेयर है, 11 किलोमीटर में कितना एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा ये तो बस पेंडोरा था जिसको हमने ओपन किया, जिसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन जो है 32% होती है, एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर 18% करता है। फिर रिफ्लेक्शन जो हो रही होती है उसमें से जो 26% रिफ्लेक्शन है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स, इसके अलावा गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। 6% रिफ्लेक्शन ज़मीन भी कर देती है, लेकिन 50% एब्जॉर्प्शन सनलाइट की ज़मीन करती है। और फिर उससे क्या 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 कुछ होता है मैंने वीडियो में बताया है। इसके अलावा फिर जब हीट बन जाती है तो उसने भी एस्केप करना होता है अर्थ से, लेकिन एस्केप नहीं होती। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को एस्केप ना होने में हेल्प करते हैं। बहरहाल ये कह लें कि बड़े ज़बरदस्त गैसेज हैं ये वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी ज़मीन को गर्म रखते हैं। अगर ये दोनों गैसेज ना हों तो फिर हमारी ज़मीन ठंडी हो जाए, सबकी कुल्फ़ी जम जाए भाई, ठंडी ठंडी मीठी मीठी कुल्फ़ी बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दोनों गैसेस नेमतों के तौर पे हमें दी हुई हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी फिर मसला है। इसे हीट जितनी चाहिए उतनी चाहिए, लेकिन हीट ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हीट ज़्यादा हो गई तो काम ख़राब है। तो बहरहाल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसका भी पेंडोरा ओपन कर दूंगा। आखिर कौन कौन सी लेयर्स हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो लेयर्स हैं उनमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ये कितने कितने किलोमीटर के ऊपर हैं और ये क्या क्या कर रही हैं, इनके ऊपर काफ़ी बातें होने वाली हैं, राइट। सो टेबल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इट्स अ डेड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके ऊपर मैं बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे आपको, उस पर क्लिक कर लो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हैं, उनको हासिल करो, PDF की फॉर्म में सवाल जवाब याद करो, तैयार करो। अपना ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो। टीचर हो तो स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और अगर स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल का भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।